वेपन बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर सच में क्लब प्रेसिडेंट के लिए कौन अच्छे तरीके से मदद कर सकता है। साकी बोलती है कि चलो अब तुम ये कह तो रहे हो, आगे तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। वहीं पर वेपन अपने मन में बोलता है कि साकी लॉन्ग बो का यूज करती है तो वो यहाँ पर तो मेरे ऊपर बो को सूट ही नहीं कर पाएगी क्योंकि ये बंद जगह है। और तभी हाना बोलती है कि चलो स्टार्ट करते हैं। वेपन अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। साकी उठाती है अपना बो और आगे बढ़ने लगती है। वेपन अपने मन में बोलता है कि वो अपना बो यूज करने वाली है और ऐसे अपने मन में सोच रहा होता है, तब तक साकी उसके पास आ जाती है। वेपन इसको देख करके खुश हो जाता है कि वो इतनी नज़दीक से अपना एरो यूज ही नहीं कर पाएगी, लेकिन भाई वो एरो का यूज ही नहीं करती है। वो बो को घुमाती है और तेज से मारती है और बड़े खतरनाक तरीके से गुस्से में, जिससे कि वेपन दूर तोड़ते हुए घर को दूर गिरता है जा करके। इसको देख करके वो लोग एकदम घबरा जाते हैं और साकी बोलती है, कांग्योमा तुमने देखा है ना। और भाई वहाँ ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। खैर ग्योमा उसको देखता है, वहीं पर वेपन की हालत खस्ता हो चुकी होती है। वो पोषण पी पी के अपनी हेल्थ बढ़ा रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। 4 दिन बचे होते हैं फेस्टिवल होने के। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जो अपनी क्लोई होती है वो असिस्टेंट कुक होती है, खाना इंग्रेडिएंट परचेज़र होती है और मैनेजमेंट को भी देखने वाली होती है। वहीं पर अपना वेपन वो पूरे तरीके से मैनेजमेंट को देखने वाला होता है, हर छोटी चीज़ को, जिस वजह से उसका मूड एकदम ख़राब हो रखा होता है। इस पे साकी उसको हड़काती है कि हे तुम हार चुके हो तो फिर तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, और बोलती है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किमची स्ट्यू कभी भी कुक नहीं किया। और बताया जाता है कि साकी हमारी पीआर टीम को हैंडल करेगी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेगी। ग्योमा बोलता है कि तुम्हारे अलग तरीके हैं, तुम अलग तरीके से हमारी मदद करोगी। और ग्योमा अपने मन में बोलता है कि हम लोगों ने वहाँ पर सुशी रेस्टोरेंट में एक साथ काम किया है, लेकिन इस समय फोकस मेरे ऊपर होगा। वैसे फेस्टिवल बहुत लंबा होगा तो मैं अपनी 50 सेकंड की ब्लेसिंग के साथ में सब कुछ नहीं कर पाऊँगा। सच बताऊँ तो मैं कभी भी कोई भी फेस्टिवल आज तक एंजॉय ही नहीं कर पाया। जब से मैं 17 साल का हुआ तब से मैं लगातार काम करता रहा। मुझे कभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं आराम कर सकूं। शायद से इसी वजह से मैं ब्लेसिंग ऑफ द मिरेकल गेम के प्यार में पड़ गया। एक बेकार सा जेनेरिक मोबाइल गेम। खैर जो भी हो, लेकिन कुछ ही समय में जब लियोन के ऊपर डीमंस अटैक करेंगे सेकेंड ईयर में, तब से एटमॉस्फेयर पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। यही हमारा लास्ट फेस्टिवल है। मैं अभी इस एकेडमी को एंजॉय कर सकता हूँ। तब तक हाना आती है और बोलती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा सैड चेहरा क्यों बना रखे हो। इस पे ग्योमा बोलता है कि ओ हाना तुम यहाँ पर हो। हाना बोलती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हमारा लास्ट फेस्टिवल होने वाला है ना। ग्योमा अपने मन में बोलता है कि क्या इसने अभी अभी मेरा माइंड रीड कर लिया। और वहीं पर वो बोलती है कि क्या तुम्हें हाना बोलती है क्या तुम्हें याद है जब मैंने क्लब को ज्वाइन किया था तो मैंने क्या कहा था। ग्योमा को याद ही नहीं होता है तो हाना बोलती है कि अगर तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं। तभी ग्योमा रियोजो से बोलता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो रियोजो पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। ग्योमा बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तो रियोजो उसको एकदम बिल्कुल टेढ़ी नज़रें करके देखने लगती है। सीन शिफ्ट हो जाता है। वो प्रोफेसर डेमियन के लेबोरेटरी में आया होता है और प्रोफेसर उसको अंदर आने के लिए बोलते हैं और उसको चाय देते हैं। तो ग्योमा बोलता है कि सॉरी मुझे ब्लैक टी से एलर्जी है। इस पे प्रोफेसर बोलते हैं कि ये कितनी ज़्यादा बेकार बात है। ग्योमा वहीं पर पास में पत्थर पड़ा होता है उसके बारे में पूछता है तो वो प्रोफेसर बताते हैं कि ये एक सैंपल है जो कि मुझे अभी अभी मिला है। ये तुम्हें एक पत्थर के तरीके दिख रहा होगा लेकिन इसमें माना फ्लो कर रहा है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें छोटा सा पीस इसका दे सकता हूँ। ग्योमा बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। इस पे प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आए। मुझसे पूछो आखिर तुम क्या जानना चाहते हो। ग्योमा बोलता है कि मैंने जो वो क्वेश्चन पूछा था बस उसका ही आगे एक्सटेंशन चाहता हूँ। मे गॉड ब्लेसिंग बी विद यू। आखिर इसका मुझे कुछ एक्सटेंशन और आगे की बातें बताइए। इस पे प्रोफेसर उठते हैं और बोलते हैं कि ओ हाँ मुझे याद आया, तुमने मुझसे वो पूछा था जिस वजह से मेरा उस पर इंटरेस्ट आ गया था। इस वजह से मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। और वहाँ पर जा कर के एक किताब उठा करके लेके आता है और बोलता है कि मैं रसिया तक गया इस किताब को पाने के लिए। रसिया तो मुझे भी जाना है लेकिन किताब नहीं कुछ और पाने के लिए। खैर छोड़ो।
और वहीं पर ग्योमा बोलता है कि क्या सिर्फ अब मेरे लिए गए? तो फिर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने बस मुझे बताया था, लेकिन मैं खुद भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया था। और ऐसे ही तो स्कॉलर होते ही हैं, ज्ञान के पीछे पागल। एनीवे, ये तुम्हारी वजह से है कि मुझे कुछ और अच्छी चीज़ें जानने को मिली। जैसा कि मैंने तुमसे क्लास में कहा था कि स्पिरिट्स 4 गुटों में बटी होती हैं: डेड स्पिरिट, गार्जियन स्पिरिट, एलिमेंटल स्पिरिट, हीरोइक स्पिरिट। हर स्पिरिट का क्लासिफिकेशन उसके बीइंग के ऊपर होता है, कौन सा बीइंग उनको ब्लेसिंग दे रहा है। कहाँ ग्योमा, क्या तुम्हें याद है जो मैंने आखिरी बार कहा था? ग्योमा बोलता है कि यहाँ पर और कोई भी गॉड इस धरती पर अब जिंदा नहीं है। इसको सुनकर के प्रोफेसर बोलते हैं कि बहुत अच्छे, तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, क्या तुम मेरा टीचिंग असिस्टेंट बनना चाहोगे? ग्योमा बोलता है थैंक यू, पर नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस पे प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। खैर, वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलो अब हम लोग गॉड की स्टोरी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर पहले बहुत सारे गॉड हुआ करते थे जिनके की ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम लोग उस एरा को बुलाया करते थे एज ऑफ गॉड। अब जब हम लोग गॉड की बात कर रहे हैं, वो एकदम बिल्कुल स्पिरिट्स के तरीके नॉर्मल नहीं हुआ करते थे, बल्कि तुम उनको एक कॉन्सेप्ट के तरीके बुला सकते हो, जो कि बिना किसी इमोशन या फिर बिना किसी कॉन्शियस या इवन एक बॉडी के बिना भी हुआ करते थे। इस पे ग्योमा बोलता है कि क्या कॉन्सेप्ट, आखिर इसका मतलब क्या है? तो प्रोफेसर बोलता है कि सिंपली अगर कहा जाए तो वो लोग एकदम डिफरेंट लेवल पे होते थे। इवन एक स्पिरिट लेवल का अगर कोई भी तुम्हारे पास में ब्लेसिंग है तो भी वो उसके सामने एक छोटी सी एक लालटेन के बराबर होगी। जैसे कि सूरज के सामने एक छोटी सी लालटेन, ऐसे ही स्पिरिट लेवल की ब्लेसिंग एक गॉड लेवल की ब्लेसिंग के सामने होगी। वो एकदम खतरनाक से लोग होते हैं जिनके के अंदर बिल्कुल भी मोरालिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो लोग मौत को धोखा नहीं दे सकते हैं। वो लोग कुछ फिर रुक जाता है, फिर बोलता है कि एक सिंगल गॉड था जो कि पूरे तरीके से पूरे के पूरे एरा को ख़त्म कर सकता था, द सॉर्ड गॉड। इसको सुन करके ग्योमा एकदम चौंक जाता है और बोलता है और डेमियन बोलता है कि मे गॉड्स ब्लेसिंग बी विद यू। ये एक फ्रेज़ है जो कि ह्यूमन यूज किया करते थे एज ऑफ गॉड के बाद में, ताकि वो लोग सॉर्ड गॉड को प्रेज कर पाएँ उसकी ताकत लेने के लिए। क्या इससे तुम्हें जवाब मिल चुका है? वहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है, ग्योमा बाहर आ जाता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे पक्का नहीं पता है कि मुझे समझ आया या फिर नहीं, लेकिन क्या वो मेरे लिए रसिया तक गया? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश था? तो ग्योमा बोलता है कि लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर यूरेनियम की रसिया की चाय तो बिल्कुल नहीं पीना चाहूँगा। खैर, फिर ग्योमा अपने सेसिमा की तरफ में देखने लगता है तो सेसिमा को नहीं लाया होता है और बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आखिर मैं जब वहाँ पर था तो मुझे अनकंफर्टेबल सी फीलिंग क्यों हो रही थी। शायद से इस वजह से क्योंकि मैं सेसिमा नहीं लाया था। सेसिमा नाइफ के बिना मेरे सेंसेस वो उतने ज़्यादा शार्प नहीं रहते हैं। सेसिमा ना लाने की वजह से मैं अनकंफर्टेबल हो गया। सच में मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है फेस्टिवल के 4 दिन बचे होते हैं और वो लोग काम कर रहे होते हैं। फिर 3 दिन बचे होते हैं, वो लोग काम कर रहे होते हैं। फिर 2 दिन बचे होते हैं जहाँ पर वो लोग अलग अलग ड्रेसें पहने हुए होते हैं। फिर फाइनल दिन, उसके अगले दिन ही फेस्टिवल था, तो वो लोग अब फाइनली अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर लेते हैं और वो दिन आ जाता है फेस्टिवल वाला, जहाँ पर उन लोगों की दुकान पूरे तरीके से तैयार होती है। ग्योमा अपने मन में बोलता है कि मैं 20 सालों तक जब काम कर रहा था तो मैंने कई सारे रेस्टोरेंट को रिवाइव किया जिन पर मैं काम किया करता था। मैं हाई पेमेंट से मना कर देता था और ऐसे स्टोर्स पे जाता था जो कि एकदम ख़त्म होने की कगार पर ही हैं। ये ऐसा नहीं था कि मुझे चैरिटी करना पसंद था, बल्कि ये मेरी खुद की सेटिस्फेक्शन थी, जैसा कि मैंने उस ओनर के साथ में किया था। एक सिर्फ और सिर्फ सेसिमा ब्लेड की मदद से मैं उनके बेकार से धंधे को रिवाइव कर दिया करता था। ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है मेरे लिए एडमिट करना, लेकिन ये मेरे लिए एक तरीके से कूल था उस समय पर। मैं एडमिट करूँगा, मैंने ये सारा का सारा ये जो मेरा ईगो है वो मेरे पहले मास्टर के चलते पाया है। एनीवे, तब तक वहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं और वेपन बोलता है 10 मिनट में हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि 10 मिनट में अपनी दुकान खुलने वाली है। सभी लोग उसको देखते हैं। ग्योमा भी बोलता है ठीक है और अपने मन में बोलता है कि ये हमारा लास्ट टाइम फेस्टिवल होगा एक साथ, तो चलो इसको एकदम बेस्ट बनाते हैं।
और फिर वहाँ से हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है रेचल और एवल का सीन, जो कि मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं और फोटो वोटो खींच रहे होते हैं। रेचल बहुत ज़्यादा खुश होती है बाहर आकर के, एवल भी उसी के साथ में खुश होती है। वो लोग अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक फ्लायर उनको दिखाई देता है जो कि अपने ट्रैवल क्लब का होता है, जिसको देख करके रेचल का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, सब लोग अलग अलग प्रोग्राम कर रहे होते हैं और उसी एक प्रोग्राम में स्टेज पर 2 हीरो आते हैं, जिनमें से एक होता है इंडिया का हीरो द ग्रेट एडवेंचर किंग महात्मा सिंधुबाद। भाई इंडिया ऑन टॉप, तुम ऑरा देख रहे हो इंडिया का, इंडिया में भी ऑरा देखो तुम महात्मा का। सबसे आगे देखो, ये तो गोल गोल चश्मे तुम्हें किसी की याद नहीं दिला रहे हैं, और टकला सा, और उसके बाद बस ये जो दाढ़ी है ना, ये थोड़ी दिक्कत कर रही है, वरना ये कोई जाना पहचाना इंसान सा लग रहा है, जिसको कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में बहुत सारा है। मतलब वो जो कड़कड़े नोट, छोड़ो, खैर वो सब छोड़ जाते हैं। उसी के साथ में रसिया का हीरो द वन हु वॉक थ्रू फ्लेम्स व्लादिमीर पुतिन, नहीं सॉरी व्लादिमीर यशजोव। भाई क्या खतरनाक नाम रखे हैं, व्लादिमीर पुतिन ऑन टॉप। खैर तब तक वहाँ पर एक ऑल माइट नाम की हीरो आती है, जिसको कि देख करके सभी लोग उसको कवर करने लगते हैं, और वहीं पर अपना वेपन, तुम जानते हो हीरो के लिए पागल है, उसके हाथ में एडवर्टाइजमेंट वाले फ्लायर होते हैं, वो उन सभी को एकदम कुचल डालता है, एकदम पगला जाता है। तब तक वहाँ पर साकी आती है और उसका कान पकड़ लेती है और बोलती है मैंने तुमसे कहा था फ्लायर बांट के आओ, और यहाँ पर तुम क्या चूतियापा कर रहे हो। इस पे वो बोलता है कि एक वर्ल्ड क्लास हीरो यहाँ पर आई है, आखिर मैं चूतियापा कैसे ना करूँ। इस पे वो गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी वजह से हम लोग ये सब कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी काम करो। तो वो भी कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। तब तक उसका पैर किसी से लड़ता है, वो नीचे गिर जाता है। वो होते हैं एवल और रेचल, और अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग भी अंदर आते हैं। ग्योमा वहाँ पर खड़ा होता है और देख रहा होता है क्लोई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही होती है। तब तक वहाँ पर हाना किसी को वेलकम करती है। वहीं पर साकी अपने वेपन को लेकर के आती है, एकदम घसीट के। रेचल भी एकदम ग्योमा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हमारी क्लोई द ग्रेट क्लोई तुरंत ही उसके सामने आ जाती है चाकू लेकर के, जिससे रेचल बोलती है कि ओ तो तुम इतनी ज़्यादा छोटी हो कि तुम मुझे दिखाई नहीं दी, हा 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 हा। तब तक पीछे से निकलती है एवल, जो कि बोलती है हेलो ग्योमा। ग्योमा बोलता है वेलकम। वो लोग बैठे होते हैं और अपना ऑर्डर करते हैं। ग्योमा अपने मन में बोलता है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट तो किया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये लोग यहाँ पर आएँ। इससे पहले कि ज़्यादा कस्टमर यहाँ पर आएँ, मुझे लगता है कि पहले इनको खिला करके जल्दी से जल्दी दफ़ा करते हैं। वहीं पर रेचल बताने लगती है कि वो है उनकी नई क्लब मेंबर, देखो। तो फिर एबल उधर देखने लगती है। फिर रेचल उसका मजाक उड़ाती है कि तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पर वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे वो मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और अलग अलग बातें करने लगते हैं, जिसमें से रेचल बोलती है कि हम लोग को भी कुछ करना चाहिए था। इस पे एबल बोलती है कि हम लोग के फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, हम लोग के पास में टाइम नहीं है ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करने का। तब तक वहाँ पर साकी आती है और इसको सुन करके वो बोलती है कि क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, और एकदम गुस्से में एबल को देखने लगती है। इस समय पर रेचल तो भाई मजे उड़ा रही होती है। तब तक वहाँ पर वेपन आता है ग्योमा के पास में। ग्योमा उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो इस पे वो बताने लगता है कि यहाँ पर ऑल माइट आई थी, मैं उसको देखने लग गया था, लेकिन साकी ने मुझे कूट दिया। इस पे ग्योमा बोलता है कि अच्छा तुम्हें हीरोज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जाओ उधर बर्फ़ रखी है अपने मुंह पे लगा लो। तो फिर ग्योमा फिर बताता है ऑल माइट के बारे में। उसका नाम है एलिजाबेथ खान, एक अमेरिकन हीरो जो कि एक 7 स्टार हीरोज़ में से कैंडिडेट के रूप में मानी जाती है कि वो 7 स्टार हीरोज़ बन सकती है। यूनाइटेड स्टेट एक सुपर पावर रैंक है जो कि नेशनल हायरार्की में फर्स्ट नंबर पर आता है कोरिया के साथ में। उसके इन्फ्लुएंस के लेवल के हिसाब से उन लोगों ने एक पूरा हीरो सोसाइटी का सिस्टम बना रखा है, और उससे भी ज़्यादा वो लोग हीरोज़ को एक बिजनेस के तरीके देखते हैं। इसी वजह से वो लोग अलग अलग हीरोज़ को ऊपर उठाते रहते हैं। मुझे उनसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो नाम के हीरो हों या फिर असल के हीरो। एनीवे अच्छी बात तो ये है कि मैं खुश हूँ कि मैं अमेरिका में रीइंकार्नेट नहीं हुआ। कहीं अगर मैं वहाँ पर होता तो मेरा नाम रख दिया जाता सेसिमन मैन, और मैं किसी भी हालत में वो स्किन टाइट सूट तो कभी भी नहीं पहन सकता था।
भाई सुपरमैन के कहके ले ली। और इवन भले ही ये अनऑफिशियल हो, एलिजाबेथ खान और हमारे शायद से रास्ते मिल सकते हैं क्योंकि स्वॉर्ड एम्परर ने मुझे उनका सक्सेसर बनाया है। ऑफ कोर्स मैं मना करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं उससे दूर ही रहूँ। मुझे तो बस यहाँ पर किमिची बनानी है अपने बूथ में रह करके। मेरे पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं उसके लेवल के इंसान की अटेंशन यहाँ पर लेकर के आऊँ। और वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर दिखाया जाता है साकी और एवल का सीन, जहाँ पर एवल साकी को समझाने लगती है, अरे एक्चुअली मैंने देखा ना, जब भी तुम क्लास में थी तब सोती रहती थी, इस वजह से, मतलब मैं इसी वजह से बोल रही थी। तो साकी बोलती है कि वो और ये दोनों की दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तुम्हें समझ में आया? एवल बोलती है कि हाँ एक्चुअली तुम्हारी आउटफिट, इस पे वो शर्माने लगती है और बोलती है, एवल आखिर तुम क्या बोल रही हो? वहीं पर रेचल भाई अल्लाह की मस्ती में होती है। तब तक वहाँ पर कोई आता है और बोलता है कि मैं सोच रही थी आखिर कहाँ से ये बदबू आ रही है, लगता है ये यहाँ से आ रही है। और वो जैसे ही अंदर आती है सभी लोग बोलते हैं, क्या सच में? होली शिट, ये ऑल म्यूट के साथ में टॉप रैंक पे आती है ना? तब तक वो आती है ग्योमा के पास में और बोलती है, तुमने ही वो मेरे भाई के साथ में किया था, है ना? ग्योमा अपने मन में बोलता है कि रुको, ये इंसान तो वो जो ट्विन थे उनकी बड़ी बहन है, माओ लेन, आयरन लेग्ड। और वो बोलती है कि उन लोगों ने कहा कि तुम एक बीस्ट के तरीके दिखते हो, लेकिन तुम तो एक हैंडसम से बंदे हो। खैर वैसे भी अगर सोचा जाए, मैंने उन दोनों को किसी के बारे में अच्छे से बात करते हुए देखा ही नहीं। तब तक वो एक स्टूल मंगाती है और उस पर बैठ करके अपना पैर उस पर रख लेती है और ग्योमा उसके पैर पे जो जूता जैसा होता है उसको देख करके बोलता है, ये एक एस रैंक का आइटम है, स्टॉर्म ग्रेप्स। और क्या वो यहाँ पर इसको पहन करके आई है रिवेंज लेने के चलते? तभी क्लोई एकदम अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। ग्योमा उसको रोकता है और बोलता है, तुम लोग पीछे ही रहो। और वो लड़की बोलती है, सॉरी लेकिन ऐसा नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो, आखिर मैं इतने पुराने मुद्दे को क्यों ही उखाड़ूंगी। ग्योमा बोलता है कि तो फिर आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारा स्टेटस ऐसा है जो कि तुम ऐसे इधर उधर तो फ्री फंड में नहीं घूम सकती हो। इस पे वो बोलती है कि क्या तुम मुझे ऑल म्यूट से कंपेयर कर रहे हो? प्लीज़ कुछ समय के लिए मुझे कंपेयर करना छोड़ दो। एनीवे यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस थी तुम्हारे बारे में। मेरे जो छोटे भाई थे वो भले ही उनकी पर्सनैलिटी कितनी भी खराब हो, लेकिन उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारा नाम सामने आता है वो लोग एकदम ही घबरा जाते हैं। तो मैं बस देखना चाहती थी आखिर कौन है जिसने कि उनको इतना ज़्यादा डरा दिया। ग्योमा अपने मन में बोलता है, क्या इनकी पूरी की पूरी फैमिली ही चूतिया है? फिर वो बोलती है कि एनीवे सच बताऊं तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी कि वो लोग ऐसे काम ना किया करें जिनसे कि हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन ख़राब हो। लेकिन जब से तुमने उनको मारा है तब से उन लोगों ने कोई भी बेकार का काम नहीं किया है। इस वजह से फैमिली के पॉइंट से देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है, थैंक यू। ग्योमा अपने मन में बोलता है कि तो वो यहाँ पर इस वजह से थैंक यू बोल रही है क्योंकि अब वो लोग अगर फ्यूचर में कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करेंगे तो इनकी फैमिली 7 स्टार हीरोज की दावेदारी में खड़ी हो सकेगी। माओलेन की पोजीशन और उसकी पॉपुलैरिटी एलिजाबेथ खान के बराबर है, लेकिन उनमें भी 7 स्टार हीरो कैंडिडेट में ये बहुत ज़्यादा लोअर रैंक में आती है। इसकी एबिलिटी कभी भी ऑल म्यूट के बराबर नहीं मानी जाती है और उसी के साथ में ये बेकार ट्विन ब्रदर की सिस्टर के रूप में जानी जाती है। सिबलिंग के ये सब मामले और 7 स्टार हीरो की सीट, उनका मेरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है कि मैं इनसे दोस्ती बढ़ाऊं। और मुड़ करके बोलता है, तो तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो सकते हो, मुझे काम करना है। और अपने मन में बोलता है कि इससे बात करना चलो थोड़ा तो आसान था। तभी माओलेन बोलती है, ओ हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको कि जान करके मैं खुश हूँ, ये फर्मेंटेड वेजिटेबल का बूथ खोलने के लिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउडी सा महसूस हुआ। कहाँ ग्योमा? वेल अपना बेस्ट ट्राई करो। और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तुम्हें पता है ग्योमा अपना कितना खतरनाक है इस मामले में, जब भी वो अपने काम की बुराई सुनता है तो उसकी गुस्सा बढ़ जाती है। तो वो आकर के बोलता है, माओलेन ये किमिची को ऐसी बेकार सी चीज से कंपेयर मत करो। तो वो बोलती है, क्या फर्मेंटेड वेजिटेबल? इस पे ग्योमा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आन मान शान, अब मैं फाड़ूंगा इन सब की
डेड 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 डैश। वैसे तो मैं इस चीज को पूरे तरीके से इग्नोर करने वाला था, लेकिन अब मुझे इसका कोई भी रीजन नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। और उसको चैलेंज कर देता है कि आ जाओ, अब मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी करने वाला हूँ, तुम्हें काट करके। मतलब फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, बच्चे बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि जो माओलेन है वो किसी से लड़ने वाली है। वो वही स्पेशल स्टूडेंट है जिसने कि उस ऑडिटोर वाले बंदे से भी फाइट करी थी। वहीं पर बगल से लियोन वॉन राइफनहार्ट भी गुजर रहा होता है। उसका हाथ काँप रहा होता है। वो एक इविल सा लुक देता है, जैसे कि शायद से वो ग्योमा के नाम से थोड़ी सी नफरत करने लगा है। दिखाया जाता है सभी लोग माओलेन के ही जयकारे लगा रहे होते हैं। वहाँ पर रेचल और एबल भी आते हैं। एबल बोलती है कि वो हमेशा ही हर इवेंट के सेंटर में रहता है। वहीं पर वो ऑल म्यूट भी आती है और उस माओलेन को देखती है। माओलेन बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने एकेडमी डेज में आ गई हूँ। लेकिन ग्योमा, क्या तुम ठीक रहोगे? एक्साइटेड होना ठीक है, लेकिन थोड़े ही देर में तुम्हारी हालत बिल्कुल मेरे भाइयों जैसी होने वाली है। तुम्हारा चेहरा अच्छा है, अगर तुम पागल हो जाओगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, लेकिन दिक्कत मत करो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। वैसे भी मुझे अभी एक लवर की ज़रूरत है। इस पे ग्योमा बोलता है कि अच्छा, तो तुम यही चाहती हो, तुम मुझे टॉन्ट करके यहाँ से भगाना चाहती हो। वेल, तुम इसी वजह से यहाँ पर आई हो। इस पे माओलेन बोलती है कि जितना तुम दिखते हो तुम उससे ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन क्या तुम सच में मेरे इन टॉन्ट के चक्कर में फंस गए? तभी सब स्पेस स्टार्ट हो जाता है। ग्योमा बोलता है कि माओलेन, तुम एक 7 स्टार हीरो नहीं बन पाओगी। इस पे माओलेन बोलती है कि क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो? ग्योमा आगे बढ़ते हुए बोलता है कि हाँ, कभी कभी कहा है। इस पे माओलेन बोलती है तो फिर मुझे नहीं पता, अब मुझे तुम लवर के तरीके नहीं चाहिए, और अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अपने मन में बोलती है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा था, वो अभी धुएं के अंदर छुपा हुआ है। ये कितना ज़्यादा क्यूट है। लेकिन एक चीज़ देखो, उसका गर्दन उसके सर पे है ही नहीं। और वो बोलती है धीमे धीमे स्मोक क्लियर हो रहा है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि एक सेकंड, उसकी तो गर्दन बिल्कुल अलग ही है, धड़ से अलग। और दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के अपने बंदे, वो लोग मस्ती में खाना बनाने में लगे होते हैं। हाना बोलती है कि क्या तुम लोग ग्योमा के बारे में चिंता में नहीं हो, वो दोनों को दोनों फाइट करने के लिए गए हैं। इस पे वेपन बोलता है कि सेनपाई, आखिर तुम उनके चक्कर में क्यों परेशान हो? हमारे कस्टमरों पर ध्यान दो, ना कि प्रेसिडेंट पर। इस पे साकी बोलती है कि हाँ, वो एकदम सही बोल रहा है, ग्योमा बहुत ही जल्दी आ जाएगा वापस, तुम अपना काम पे ध्यान दो। इस पे हाना बोलती है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, और एक स्माइल देती है। भाई, ये लड़की कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस नहीं लग रही है। खैर छोड़ो, सीन शिफ्ट हो जाता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या माओलेन वो अचानक से ऐसे खड़ी क्यों हो गई, वो लोग कुछ भी कर क्यों नहीं रहे हैं। दिखाया जाता है वहीं पर वो जो ऑल म्यूट होती है वो अपने मन में कुछ समझ जाती है, और तभी माओलेन वो एकदम खांसने लगती है और अपनी गर्दन पर हाथ रख लेती है और बोलती है एक सेकेंड, मेरी गर्दन तो अभी तक ठीक है, लेकिन आखिर वो क्या था? द डोमेन ऑफ द माइंड, एक मार्शल स्टेट जो कि कोई भी आसानी से यूज कर सकता है जब वो एक मार्शल मास्टर के लेवल पर पहुंच जाए, जैसे कि एक 7 स्टार हीरो और ऑडिटोर फैमिली का हेड एल्टेयर। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ की एक्सेप्शन होती है। अगर तुम्हारा टैलेंट कुछ ज़्यादा ही है तो फिर तुम इसका यूज बहुत ज़्यादा कम एज पर भी कर सकते हो। और वो ऑल म्यूट को याद कर रही होती है, एक ऐसी दीवार जिसको मैं पार नहीं कर सकती हूँ। ये कितना ज़्यादा बेकार है, लेकिन आखिर उसने अपने डोमेन का यूज यहाँ पर क्यों किया? सब स्पेस में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। एक सेकेंड, अब ये मत कहना कि उसने उसका यूज किया मेरे प्राइड को तोड़ने के लिए। वो हम लोग के टैलेंट का गैप दिखाना चाहता है एक डोमेन के चलते, ताकि हम दोनों के नेशंस में कोई भी इंसिडेंट ना हो। उसके इंटेंट की डेप्थ वो एक अलग ही लेवल पे है। कांग्योमा हर अपर रैंक में इस समय र्यूमर चल रहे हैं कि स्वॉर्ड एम्परर ने अपना सक्सेसर चूज कर लिया है। घृणा, जेलसी, डर और रिस्पेक्ट, द नेक्स्ट 7 स्टार हीरो। और गुस्से में बोलती है तुम बकवास मत करो, मैं किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ लक की वजह से यहाँ पर नहीं आई हूँ। कांग्योमा, तुम्हारी वजह से अब मेरा सर पूरे तरीके से क्लियर हो गया है।
और अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और एक किक से अटैक करती है। ग्योमा उसको डॉज करता है, वो दोबारा से अटैक करती है जिसको भी ग्योमा डॉज कर लेता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल निकलता है। सभी लोग जिससे शॉक हो जाते हैं। ग्योमा बस वैसे ही उल्टा होता है। तब तक वो ऊपर से अटैक करती है और बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पर देख रहे हो कांग ग्योमा। स्टॉर्म ग्रीव्स का यूज करती है। खैर ग्योमा जहाँ पे देख पा रहा है ना भाई, मैं भी वहीं होना चाहता हूँ, चाहे मुझे ये लात खानी ही क्यों ना पड़े। भाई मैं भी देखना चाहता हूँ ग्योमा क्या देख रहा है। खैर माउलिन अपनी पूरी की पूरी ताकत से अटैक करती है, जिससे कि यहाँ तक कि पूरा का पूरा ग्राउंड सेटल हो जाता है। लेकिन एज अवर ग्योमा वो आराम से उसको डॉज कर लेता है। इस पे माउलिन बोलती है बहुत अच्छे, ये अच्छा लगा मुझे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे छोटे भाई तुमसे इतनी आसानी से क्यों हार गए, 7 स्टार हीरोज में से एक। लेकिन चिंता मत करो। और वो जो पत्थर होते हैं उन पर अटैक करती है, जो कि ग्योमा की तरफ में बढ़ने लगते हैं। ग्योमा उनको काट रहा होता है, तब तक अचानक से उसके छाती पर एक बीम जैसी आती है और सामने से माउलिन हेवनली ड्राइव का यूज करके एक अटैक करती है। ग्योमा उसको अपने नाइफ से रोकता है और पीछे हट जाता है, जिसको देख करके माउलिन अपने मन में सोचती है कि उसने मेरे अटैक को इतनी बेकार सी स्वॉर्ड से ब्लॉक किया। लेकिन कोई बात नहीं, उसकी स्वॉर्ड भी टूटने वाली है। लेकिन ग्योमा उसको आराम से ठीक कर देता है, जिसको देख करके वो भी शॉक हो जाती है। तब तक ग्योमा एकदम से सामने से इलेक्ट्रिसिटी के तरीके गायब हो जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। वो अपने मन में बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा तेज है, ऊपर नीचे या फिर बगल में नहीं, पीछे, और पीछे अटैक करती है। मन में सोचती है चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन मैंने उसके मूवमेंट को एडवांस में ही प्रेडिक्ट। लेकिन तब तक उसका एक हाथ कट चुका होता है। ग्योमा काट करके आराम से आगे की तरफ चला जाता है, जिसको कि देख करके वो बहुत तेज से चिल्लाती है और ग्योमा की आंखों में देखती है और उसे वही महसूस हो रहा होता है कि वो पीछे छोड़ दी गई है और सब लोग उससे आगे निकल चुके हैं। ग्योमा खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या तुम अभी भी लड़ना चाहती हो माउलिन, और एक स्टांस में आ जाता है फाइट को ख़त्म करने के लिए, जिसको देख करके नॉक्स एकदम घबरा जाता है और एवल को वो स्टांस याद आता है। और नॉक्स इस वजह से घबराया होता है क्योंकि जब ग्योमा ने ये स्टांस लिया था तभी उसे हरा दिया था। वहीं पर माउलिन अपने मन में सोचती है कि नहीं, मैं हार नहीं सकती हूँ, नहीं मैं नहीं हार सकती हूँ, मैंने इतना सब कुछ सहा है तो मैं हार नहीं सकती हूँ, और चिल्लाती है कि मैं नहीं हारूंगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालती है। लेकिन तब तक ग्योमा बढ़ता है अटैक करने के लिए और उसके नज़दीक आ जाता है, जिससे वो चौंक जाती है और उसे वो पुराने पल याद आते हैं जहाँ पर माउलिन पीछे छूट जाती है और एलिजाबेथ वो आगे बढ़ जाती है। ग्योमा फाइनली काट करके उसको आगे निकल जाता है और वो बोलती है क्या यही मेरे लिए अंत है, और उसकी गर्दन कट चुकी होती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, सबसे ज़्यादा एलिजाबेथ, और सब स्पेस में अनाउंसमेंट हो जाती है कि ग्योमा जीत चुका है। और वहीं पर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के जहाँ पर साकी कुछ नोटिस करती है, मतलब कि आवाज़ों को, और स्माइल करते हुए बोलती है कि ये ख़त्म हो गया। तुमने सुना ना, सभी लोगों ने सुना, जो ग्राउंड के चीयर्स हैं उनसे पता चल रहा है, जो कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो जल्द ही आ जाएगा, और बहुत अच्छे से स्माइल कर रही होती है। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है जहाँ पर रेचल और एबल जा रहे होते हैं और वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। रेचल बोलती है कि मैं कुछ भी सही से खा नहीं पाई। इसको सुनकर के एबल बोलती है मेरा पेट पूरे तरीके से भरा हुआ है। इस पे रेचल बोलती है कि क्या आपका पेट ग्योमा कुन को देखने की वजह से भर गया, और तुम तो कह रही थी कि वो बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, क्या तुम उसके लुक्स की बात कर रही थी। इस पे एबल बोलती है कि है ये बकवास करना बंद करो। सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखाया जाता है माउलिन का सीन, जहाँ पर उसके पीछे से एक बड़ा सा काला और टकला एक बंदा होता है। भाई ये कुछ मतलब बिग ब्लैक बाल्ड BALD बाल्ड टकला समझ में आए तुम लोग साले, तुम्हें गंदी सोच बहुत अच्छी। अब वो बोलता है कि मिस माओ क्या आप ठीक हैं, तो इसमें माउलिन बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे सब स्पेस में इंजर्ड नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा मेरे लिए ग्लोबली कि मैं 17 साल के बच्चे से हार गई, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। इस पे वो बिग ब्लैक बाल्ड टकला आदमी बोलता है कि मिस माओ, तो इस पे वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये कहूँगी, नहीं चिंता मत करो,
कांग ग्योमा का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो फ्यूचर में जा करके बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, तो फिर आगे जा करके लोग पक्का ही मेरी तारीफ करेंगे। इसको सुन करके वो टकला बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था ग्रेट माओ से, और माओलिन बोलती है कि मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा टाइम था उससे हार जाने का। अभी तुम आगे जा करके देखोगे कि सभी लोग उसके सामने घुटने टेक देंगे, इवन ऑल म्यूट वो भी किसी हालत में उसके सामने जीत नहीं सकती है। इसको सुनकर के वो टकला बोलता है लेकिन क्या वो ट्रेनी इतना ज़्यादा ताकतवर है? मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आया, आखिर आप उसको इतना ज़्यादा महान कैसे कह सकती हैं? इस पे वो अपना हाथ आगे करती है और बोलती है कांग ग्योमा, और अपने आप को पहले ही जैसे बैटलफील्ड पे होती है वैसे इमेजिन करने लगती है, और बोलती है कि मैंने कई सारे जीनियस अपनी पिछली ज़िंदगी में देखे हैं। एलिजाबेथ को अपने ट्रेनी टाइम पे, 7 स्टार हीरोज़ को जब मैं ग्रेजुएट हो गई थी, लेकिन वो लड़का एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जिसको कि मेहनत कभी भी पा ही नहीं सकती है। फिर अपनी मुट्ठी बंद करती है और मुड़ते हुए बोलती है कि वो एक मॉन्स्टर है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग को दिखाया जाता है ग्योमा का वो जो वीडियो होता है वो एकदम वायरल हो रखा होता है टिकटॉक पे। टिकटॉक याद आ गया। खैर ऐसे बहुत ज़्यादा लाइक जा रहे होते हैं, 17 मिलियन 19 मिलियन अलग अलग। भाई किसी दिन मेरा ज़िंदगी में ऐसा पहुँचेगा, लगता है मुझे भी ओनली फैंस पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक सेकेंड छोड़ो, खैर गंदी बातें भूल जाओ। दिखाया जाता है वहाँ पर अपने हीरो का नाम एकदम बिल्कुल पॉपुलर हो गया होता है, सेसिमा सॉल्ड सेंट, और सभी लोग उसी की रील देख के लाइक कर रहे होते हैं, जिस वजह से उसकी दुकान पे एक बहुत लंबी लाइन लग चुकी होती है। सभी लोग काम कर रहे होते हैं, इवन कई लोग तो ग्योमा का इंटरव्यू लेने के लिए भी आते हैं कि 15 सेकंड के लिए, बस 15 सेकंड के लिए, लेकिन साकी उसको भगा देती है। तभी वहाँ पर लड़कियाँ ही होती हैं, ग्योमा की फ़ोटो ले लेती हैं और बोलती हैं कि हे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैग लगाना मत भूलना, सेसिमा सॉल्ड सेंट। जैसे ही वो ये बोलती हैं ग्योमा को वो टाइटल ऐसे लगता है तीर के तरीके। ग्योमा बोलता है फक, ये कुछ ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग है। उस दिन के बाद में कई सारे आर्टिकल और वीडियोस आने लगे। वेल मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो एक सेंटेंस जो कि हेडलाइंस में आ रहा है, सेसिमा सॉर्ड सेंट। सॉर्ड सेंट एक ऐसा टाइटल है जिसको कि तुम ब्लेसिंग ऑफ द मिरेकल गेम में पा नहीं सकते हो। सॉर्ड एम्परर को वो टाइटल आगे जा कर के मिला था, लेकिन जैसे ही वो रिटायर हो गए तो इसका मतलब इस दुनिया से वो टाइटल डिसअपियर हो जाना चाहिए था। लेकिन आखिर सभी लोगों में मुझे ये टाइटल क्यों मिला? जैसे ही कल हम लोगों ने सफाई करी उसके बाद में साकी ने मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाया। वो टाइटल सॉर्ड सेंट जो कि बहुत ज़्यादा सम्माननीय लगता है, लेकिन जब सेसिमा के साथ में जोड़ा जाता है वो एकदम मजाक के तरीके लगता है। तब तक वहाँ पर वेपन आता है और बोलता है कि यहाँ पर कई सारे कस्टमर हैं, आपको जल्दी बनाना होगा। ग्योमा बोलता है कि अभी कितने ज़्यादा बेटिंग कर रहे हैं। इस पे वेपन बोलता है कि अभी तक हम लोग 674 की गिनती कर पाए हैं क्योंकि हम लोग के पास में इतने ही पेपर थे, लेकिन उसके आगे मुझे पेपर खरीदने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से अभी 1000 लोग पूरे टोटल बेट कर रहे होंगे। ग्योमा बोलता है ये बहुत ज़्यादा है। तब तक वहाँ पर क्लोई की चोट लग जाती है। ग्योमा बोलता है क्लोई क्या तुम ठीक हो? क्लोई बोलती है बस थोड़ा सा नाखून पे चोट लगी है। ग्योमा अपने मन में बोलता है ऐसो तो ये अपने हाथ में चोट लगवा लेगी, लगता है मुझे अब सॉर्ड का यूज करना पड़ेगा। तब तक वहाँ पर आते हैं वो दोनों के दोनों लोग, बॉस और नॉक्स। इस पे ग्योमा बोलता है कि बॉस वेल मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगा, मेरे पास में टाइम नहीं है। इस पे बॉस बोलता है कि वेल मैं यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ। वो भी नॉक्स भी मदद करना चाहता है और ग्योमा बोलता है कि वेल ये तो अच्छी बात है, चलो ठीक है तो तुम मदद कर सकते हो। तो बॉस बोलता है कि क्या मुझे आपको सेसिमा सॉर्ड सेंट बुलाना चाहिए? इस पे ग्योमा बोलता है कि अगर तुम्हें ये बमचोदी करनी है ना तो सीधे यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और नॉक्स वहीं पर जैसे ही अपनी बहन के हाथ में चोट देखता है एकदम उसके आंसू आने लगते हैं। इसको देख करके क्लोई भी एकदम ही घबरा जाती है। तभी साकी बोलती है ग्योमा अभी हम लोग के पास में टाइम नहीं है, जल्दी करो। तो बॉस लग जाता है काम पे और सभी के सभी लोग अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं और पूरी भीड़ को हैंडल कर रहे होते हैं। धीमे धीमे करते हुए शाम हो जाती है और शाम में ग्योमा अकेले बैठा होता है और बोलता है मैं ये दोबारा से बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसमें मज़ा आया। तब तक वहाँ पर नॉक्स आता है और बोलता है कि वेल सभी लोग काम कर रहे हैं और तभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ग्योमा बोलता है थैंक यू आज के लिए। इस पे नॉक्स बोलता है तुम्हें बॉस को थैंक यू बोलना चाहिए। ग्योमा बोलता है कि अब तुम शर्माओ नहीं,
एनीवे तुम दोनों की मदद से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई। तभी नॉक्स बोलता है कि कांग ग्योमा क्या तुम्हारे पास में टाइम है। ग्योमा बोलता है कि आखिर क्यों। इस पे नॉक्स बोलता है कि हमारे फैमिली मास्टर वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ग्योमा अपने मन में बताता है कि असैसिन फैमिली के ग्रेटेस्ट असैसिन ऑफ द ऑल टाइम, उसके हेड एक आदमी जो कि शैडोज में रह करके पूरे तरीके से जस्टिस को मेंटेन रखता है, ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन एल्टियर ऑडिटोर। आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहता होगा। पक्का ही ये एल्डर्स ने जिन्होंने मुझे असैसिनेट करने का ऑर्डर दिया था उसके रिलेटेड बात करने के लिए होगा। उसने डेफिनेटली ही मेरा बैटल भी देखा होगा माओलैन के खिलाफ। वो लोग जो कि डोमेन का यूज कर सकते हैं वो लोग आसानी से इसको पहचान सकते हैं। नॉक्स बोलता है कि ये मेरा पहली बार है उनको देखते हुए कि वो किसी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उनके लिए अपना चेहरा किसी को दिखाना, इवन एक 7 स्टार हीरो, वो भी इसके लायक नहीं होता है। सच बताऊं तो फिर मैं तुमसे ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के चलते पूछ रहा हूँ। ऑफ कोर्स तुम भी हमारे फैमिली हेड से मिलना ही चाहते होगे, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पास में कई सारे सवाल होंगे, है ना। और इस पे ग्योमा अपने मन में बोलता है कि हाँ वो गलत तो नहीं है। वेल अगर सोचा जाए तो फिर नॉक्स और उसी के साथ में उस बॉस ने मेरी आज बहुत मदद करी है, तो मुझे उन्हें पे बैक करना चाहिए। लेकिन वो एकदम शांत होता है। इस पे नॉक्स बोलता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा साइलेंट क्यों हो। इस पे ग्योमा बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। इस पे नॉक्स बोलता है कि आखिर क्यों। ग्योमा बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। अस ब्रो अस। और बोलता है थैंक यू आज मेरी मदद करने के लिए, और वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है, ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मीडिया के पास में आती है ऑल म्यूट और बोलती है हेलो चेयरमैन। इस पे चेयरमैन भी बोलती है कि हेलो एलिजाबेथ। खैर ये वाला जो एपिसोड है वो लगभग 25 दिसंबर 2025 के आसपास में ही अपलोड हुआ था। इस वजह से तुम्हें पता ही होगा, तो मतलब जो सेंटा बाबा हैं उनकी यसूदी वल्ले वल्ले तो करनी पड़ेगी। तो इसी बात पे यसूदी वल्ले वल्ले के लिए इसमें एक स्पेशल पार्ट है जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिखा जाता है एकदम से वेपन कई सारी आउटफिट लेकर है। इस पे सभी लोग बोलते हैं कि आखिर हम लोग किस लिए आउटफिट पहनेंगे। ग्योमा बोलता है कि हमारे रेस्टोरेंट के लिए। तो वेपन पहले मेड की आउटफिट निकालता है। इसको देख करके क्लोई तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है, क्या हम लोग ये पहनने वाले हैं। साकी बोलती है क्या तुम चूतिया हो, क्या हम लोग ये पहनेंगे। इस पे वो बोलती है कि रुको मैंने एक और चीज़ देखी है। तो वो निकालती है, वो होती है सेंटा गर्ल का आउटफिट। इस पे ग्योमा बोलता है कि क्या इसका लुक कुछ ज़्यादा ही गर्मियों वाला नहीं है, मतलब इतना कम कपड़ा आखिर ऐसे कैसे। तो इस पे वो बोलती है कि ये सीजन लिमिटेड सेल है और हम लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ 5 ही हैं। तो अभी हम लोग के पास में 5 ही लोग हैं जो कि इसको पहन सकते हैं, जिसमें से 3 हम लोग के पास में हैं, तो 2 बच जा रहे हैं। और वो इमेजिन करने लगता है कि 3 तो अपनी लड़कियां और उसी के साथ में रेचल और एवल भी। भाई इतनी सेक्सी, ओ फक मैन। तो वहीं पर ग्योमा बोलता है कि वेपन मेरे हिसाब से मैंने तुम्हारे विजन को देखा नहीं, मैं अभी भी देख पा रहा हूँ। इस पे वेपन बोलता है कि आपने देखा ना, ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है, मज़ा आ जाएगी वीडियो, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। आपको उन दोनों को भी पूछना ही पड़ेगा। लेकिन तब तक उड़ते हुए एक लात आती है। साकी उसमें मुंह पे एक तेज से लगाती है जिससे कि वो दूर गिरता है जा करके, और वो तीनों देख करके शॉक हो जाते हैं। और साकी बोलती है कि मैं पहनूंगी, मैं ये मेड की आउटफिट पहनूंगी। खैर जो भी हो, ये 5 लड़कियों वाली फोटो है ना, इस पे भाई हाना भी है। और मैं नहीं जानता था भाई हाना भी इतनी सेक्सी है। अरे बहन के भाई मैंने देखा क्यों नहीं आखिर ये। शिट मैन, तुम इन 5 में से बताओ तुम्हारी टॉप पिक गर्ल कौन सी रहेगी भाई। मुझे तो भाई अपनी एवल, और फिर उसके सेकंड नंबर पे मेरी आ रही है भाई साकी, 3rd नंबर पे हाना भाई, यही लग रहा है। खैर तुम लोग अपना अपना बताओ, ठीक है। चलो खैर अपन लोग फिर से अपनी मिनी स्टोरी पर वापस लौटते हैं। तो याद होगा एलिजाबेथ आई थी। इस पे मीडिया उठती है और बोलती है कि 5 साल हो गए हैं जब से तुम ग्रेजुएटेड हुई हो, है ना, वेलकम, तुमने फेस्टिवल को एंजॉय किया। इस पे एलिजाबेथ भी बोलती है कि हाँ, और मीडिया बोलती है एलिजाबेथ तो तुम हमारे कांग ग्योमा के लिए क्यूरियस हो। इस पे एलिजाबेथ अपने मन में बोलती है कि क्या हमारे, और बोलती है कि वो क्या है, क्या वो एक ट्रेनी ही है। इस पे वो बोलता है कि वेल आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है। इस पे वो बोलती है कि वो माइंड रियलम का यूज कर सकता है। इस पे मीडिया बोलती है कि तुम भी तो उसको यूज करना जानती हो।
आखिर ग्योमा यूज कर लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पे वो गुस्से में पीछे मारते हुए बोलती है कि प्रिंसिपल, मैं यहाँ पर गेम खेलने के लिए नहीं आई हूँ, और जिससे कि किताबें गिर जाती हैं। इस पे अपनी मीडिया एकदम ऑरा निकालते हुए बोलती है कि एलिजाबेथ, लगता है इतने समय में तुम अपने मैनर्स को भूल चुकी हो, और उस प्रेशर से उसकी गनपत राय हो जाती है, समझ रहे हो ना। और एलिजाबेथ घबराते हुए अपने मन में बोलती है कि तो ये प्रिंसिपल की ताकत है जो उनको टाइटल मिला था सेज का। यहाँ पर र्यूमर है जिनमें कि पहले उनको टायरेंट मीडिया बुलाया जाता था, फिर मीडिया अपनी पावर को हटा लेती है और बोलती है कि आखिर तुम कितने लंबे समय तक खड़ी रहने वाली हो। तो वो माफ़ी मांगती है। इस पे मीडिया बोलती है कि खैर चलो इसको भूल जाओ। एनीवे, वेल मुझे नहीं पता तुमने कौन से रूमर सुने हैं, लेकिन मैं लीगली स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। ये एक प्रिंसिपल की ड्यूटी है उनको फेयरली प्रोटेक्ट करना। और एलिजाबेथ, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, जब तुम स्टूडेंट थी, कि जब भी तुम किसी चीज़ को लेकर के क्यूरियस हो तो उसको खुद ब खुद ढूंढो, समझ में आया। इस पे एलिजाबेथ उठ करके जाने लगती है और बोलती है थैंक यू प्रिंसिपल। तो मीडिया बोलती है कि कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, आखिर तुम कितने समय तक यहाँ पर रहने वाली हो। तो एलिजाबेथ बोलती है कि मैं कल शाम को निकल जाऊंगी। तो मीडिया बोलती है कि आखिर इतनी भी क्या जल्दी है, फेस्टिवल को एंजॉय करके जाओ। तभी मीडिया जाते हुए बोलती है कि प्रिंसिपल, जब आपने कहा कि आप अपने सारे स्टूडेंट को फेयरली ट्रीट करेंगी, क्या इसका मतलब वो जो ट्रेनी है उसको भी। इस पे मीडिया बोलती है कि वेल सच बताऊं तो फिर हमारा जो प्यारा कांग ग्योमा है ना, वो मतलब एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक लवर, जैसे ही इतना बोलती ना, तुरंत खट वो गेट बंद करके भाग जाती है बाहर, और बाहर खड़े होते हुए एकदम घबराते हुए बोलती है अपने मन में, आखिर 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 ये कांग ग्योमा, आखिर ये कौन है। भाई और है अपने ग्योमा का, समझ रहे हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखा जाता है वेपन एकदम थका हुआ आता है शॉप पर, जिसको देख करके ग्योमा बोलता है कि ऐसा लगता है कि आज हम लोग को रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर देना चाहिए। जिस पे अचानक से वो हुर्रा बोलता है, और उसके बाद में तभी पीछे से क्लोई बोलती है कि आज ग्योमा, क्या तुम इवनिंग में कहीं पर जाने वाले हो। इस पे ग्योमा बोलता है कि नहीं, और अपने मन में बोलता है कि किचन का ज़्यादातर काम क्लोई ने ही संभाला, मैं जो कि 50 सेकंड तक ही बस एक चाकू पकड़ सकता हूँ, वो ये सब संभाल ही नहीं पाता। मुझे याद है कि वो ऐसी ही सिमिलर चीज़ फेस्टिवल के पहले भी पूछ रही थी, वो शायद से मेरे साथ में फेस्टिवल में घूमना चाहती है। और बोलता है कि क्या तुम आज शाम को फेस्टिवल में साथ में चलना चाहोगी। इस पे तो क्लोई एकदम अलग ही खुश हो जाती है और बोलती है सच में, और एकदम काम पे लग जाती है तेज़ी से। और वहीं पर ग्योमा अपने मन में बोलता है कि सच में क्लोई का पोटेंशियल नाइफ्स के साथ में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, उसने इस लेवल की स्किल सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में सीख ली। अगर बताया जाए उसी की वजह से हमारा जो बूथ है अच्छे तरीके से चल पाया, मुझे उसे कुछ तो खिलाना चाहिए। तभी वो साकी की तरफ में देखता है जहाँ पर साकी उसी को घूर रही होती है, लेकिन जैसे ग्योमा उसकी तरफ में मुड़ता है, साकी उल्टा मुड़ जाती है और वेपन पे चिल्लाने लगती है। इस पे ग्योमा बोलता है कि आखिर क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों है। फिर दिखाया जाता है वो आकर के आधे घंटे पहले ही सीट पर बैठ जाता है और बोलता है कि हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर साकी के रिएक्शन ऐसे क्यों थे, वो पक्का ही थक गई होगी। खैर अब मैं आधे घंटे पहले आ ही गया हूँ तो मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। तब तक कोई उधर से आता है और बोलता है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। वो एक बुढ़ा सा बंदा होता है। इस पे ग्योमा बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, और अपने मन में बोलता है कि आखिर हर कोई मेरे बगल में ही क्यों बैठना चाहता है, जबकि यहाँ पर कई सारी सीटें हैं जो कि खाली हैं। वह बुढ़ा बोलता है कि सच में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस पे ग्योमा बोलता है कि आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो। तो बुढ़ा बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ग्योमा बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा दूर आए हो, ऑडिटोर फैमिली के हेड एल्टेयर। इस पे वो बंदा एकदम इविल सी स्माइल देता है, बहुत एकदम डेंजरस आदमी के तरीके, और बोलता है कि सच में तुम्हारे सेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आखिर तुम्हें कैसे पता चला। ग्योमा अपने मन में बोलता है कि वेल मैंने अपनी प्रीवियस ज़िंदगी में इस स्टाफ को देखा था, लेकिन मैं उससे ये तो बोल नहीं सकता हूँ। ये एक पॉपुलर वेपन है जो कि सच बताऊँ तो मैं भी चाहता था, क्योंकि ये एक असैसिन के लिए बहुत अच्छा वेपन है। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें ये इस वजह से पता चला क्योंकि मैं अपनी प्रेजेंस को ब्लेसिंग ऑफ द क्रू की मदद से छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्योमा अपने मन में बोलता है कि वेल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बंदा बोलता है कि सच में तुम्हारी इनसाइड एकदम इम्प्रेसिव ही हैं। तुम जानते हो आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। ग्योमा बोलता है कि क्या एल्डर ने जो ऑर्डर दिया था मुझे असैसिनेट करने का, उसके चक्कर में नहीं आए हो।
तो बुढ़ा बोलता है वो तो फैमिली का मामला है, मुझे उससे क्या ही लेना देना, मैं तो यहाँ पर कुछ और ही पूछने के लिए आया हूँ। ग्योमा अपने मन में बोलता है क्या वो यहाँ पर माइंड रीलम के चलते आया है? नहीं नहीं, इतनी छोटी सी चीज के चलते वो यहाँ पर नहीं आया होगा। वो बुढ़ा बोलता है यंग मैन, और अपनी पावर का यूज करता है जिससे आसपास पता नहीं पूरे तरीके से पर्पल एनर्जी सी फैल जाती है, और वो गुस्से में बोलता है तुम। तभी ग्योमा तुरंत अपनी सेसिमा नाइफ की तरफ में हाथ ले जाने लगता है, जिससे वो तुरंत ही बुढ़ा एकदम शर्माने लगता है और अपनी पावर को वापस ले लेता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारे मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ में कैसे रिलेशनशिप हैं, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? और एकदम शर्माते हुए बोलता है कि ओह वेल तुम समझते हो ना। इस पे ग्योमा बोलता है कि हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो वो बुढ़ा बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। ग्योमा अपने मन में बोलता है कि वो हमेशा ही गेम में शांत रहा करता था, लेकिन किसने ही सोचा था ये साला ठरकी बुढ़ा है। और बुढ़ा बोलता है कि हो अच्छा। और ग्योमा अपने मन में बोलता है कि लेकिन इससे मुझे बचकर रहना पड़ेगा। वो बुढ़ा उठता है और बोलता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है तो मैं जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे, एक दोस्त के तरीके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोमल है। तभी ग्योमा बोलता है कि सर क्या ये ज़रूरी है कि तुम क्लोई को एक असैसिन बनाओ? इस पर वो बुढ़ा बोलता है कि तुमने पहले उसकी दूसरी पर्सनैलिटी देखी होगी, है ना? वेल उसका वो ट्रू सेल्फ है, एक बीस्ट जो कि खून का प्यासा है। तुम उस जैसे किसी को नॉर्मल वर्ल्ड में छोड़ सकते हो। इस पे ग्योमा बोलता है कि क्या ये तुम्हारी ऑडिटोर फैमिली की ट्रेनिंग की वजह से नहीं हुआ है? वो बुढ़ा बोलता है कि जैसा कि र्यूमर कहते हैं हम लोग वैसे भी पागल नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड से ट्रेन करते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी फैमिली हैं। लेकिन क्लोई एकदम उल्टी है। हम लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई किया उसकी ट्रू पर्सनैलिटी को छुपाए रखने का। इसी वजह से हम लोगों ने उसमें लॉजिक और रीज़न अलग अलग चीज़ें डालने की कोशिश करी, लेकिन उसका जो जंगलीपन है वो जब भी इमोशनल होती है वो बाहर आ जाता है। मैं समझ सकता हूँ तुम उसकी कदर कर रहे हो एक दोस्त के तरीके, लेकिन खैर मैं सच बताऊँ तो मुझे उसके बारे में ऐसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जो क्लोई है वो एक जंगली बीस्ट है। जब भी उसकी ट्रू सेल्फ सामने आती है तो वो किसी को भी रिस्क में डाल सकती है और किसी को भी मार सकती है। तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कब तुम्हारा सर कट के अलग हो चुका है। क्यों अपने मन में बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। तो बुढ़ा बोलता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी को बचा कर रखना तब तक ग्योमा बोलता है कि तुम अब ये अपना एक्टिंग करना बंद कर सकते हो। बुढ़ा बोलता है कि एक्ट, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ग्योमा अपना सेसिमा निकाल करके बोलता है कि मैं तुम्हारी चिंता को एप्रिसिएट करता हूँ, लेकिन अब तुम्हें झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए या तो अच्छे तरीके से झूठ बोलना सीख लो। इस पे वो बुढ़ा भी चौंक जाता है और आसपास जो लोग होते हैं वो सबके सब असैसिन होते हैं। वो अपने रियल रूप में आकर के अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्योमा भी खड़ा होता है उन सबको मारने के लिए, लेकिन तब तक बुढ़ा बोलता है कि सभी लोग वापस चले जाओ। तो वो लोग अचानक से वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। तो वो बुढ़ा बोलता है कि आखिर तुमने ये कब नोटिस किया? ग्योमा बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि मेरे सेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वेल ऐसा ही समझ लो। और उस पर वो बुढ़ा बोलता है कि तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन को भी पार कर दिया। ग्योमा बोलता है कि तुमने अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कम रखी हुई थी। खैर फिर वहाँ से वो बुढ़ा चला जाता है और ग्योमा अपने मन में बोलता है कि क्लोई के अभी अभी नॉक्स के साथ में रिलेशन सही होना शुरू हुए हैं, लेकिन ये अल्टेयर मुझसे झूठ बोल के मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने ये कभी भी नोटिस नहीं किया होता अगर मुरासामे मेरे साथ में नहीं होती। डैम ये घूसट बुढ़ा कहीं का। तब तक वहाँ से क्लोई आती है और भाई कितनी प्यारी लग रही होती है, क्यूट। अरे यार आई लव यू क्लोई। और क्लोई बोलती है क्या तुमने मेरा इंतज़ार किया? मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गई। ग्योमा अपने मन में बोलता है कि हाँ चाहे कोई भी कुछ भी कहे क्लोई, मैं कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करूँगा। और ग्योमा बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। तो खैर इसी के साथ में इस एपिसोड का एंड होता है। वेल देखो यहाँ पर अभी इस जो सीरीज है इसने 1 हफ्ते का ब्रेक लिया है। राइटर ने 1 हफ्ते का ब्रेक लिया है, उसके बाद में वो दोबारा से राइटिंग शुरू करेगा। तो 1 हफ्ते बाद से दोबारा से चैप्टर आएंगे, तो फिर मैं उसके आगे से तब से करूँगा। अभी ये ऑन गोइंग पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो फिर एंड करते हैं बिना किसी बकवास के। तो वेल एंजॉय करना।
तुम लोग बताना तुम लोग का इतने दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा। खैर मेरा तो वैसे मज़ेदार था, कुछ भी कहो, नई चीज़ें देखने को मिली है ना। तुम लोग भी अपना बताना कैसा लगा क्या नहीं, और किसी दिन अपन लोग और भी बातें करेंगे जब अपन लाइव में आएंगे, ठीक है। लाइव में एक गेम है स्कार फॉल करके, वो नया बहुत पॉपुलर हो रहा है, मैंने भी डाउनलोड किया है, थोड़ा बहुत दिन से खेल भी रहा हूँ। तो बताना अगर चाहोगे तो उसी की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, तब बात करेंगे है ना। तो कमेंट में बताना। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।